क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जैसे ही चुनाव करीब आते हैं, हमारे आसपास की हवा अचानक से कैसे बदल जाती है? हाँ, बिल्कुल बदल जाती है। मतलब महीनों से जो विकास, नई सड़कों, अस्पतालों या रोजगार की बातें चल रही होती हैं, वो अचानक गायब हो जाती हैं। एकदम सही कहा आपने। और उनकी जगह एक शोर ले लेता है। हाँ, एक अजीब सा शोर, एक डर और बहुत सारी भावनाएं हावी हो जाती हैं। तो इस गहरी चर्चा में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। जी। और आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आज मेरे पास जो रिसर्च और नोट्स हैं, खासकर आकाश कुमार भोई के लिखे स्मार्ट वोटर फॉर्मूला और साइकोलॉजिकल वॉर, डर बनाम लॉजिक, वो एक ऐसा सच सामने लाते हैं जो थोड़ा डरावना भी है। डरावना है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव अब सड़कों पर या रैलियों में नहीं लड़े जा रहे हैं, बल्कि सीधे हमारे दिमाग के अंदर लड़े जा रहे हैं। सही बात है। और आज का हमारा मिशन यही है कि किसी भी नए वोटर के लिए इस मनोवैज्ञानिक युद्ध को हम डिकोड करें। तो इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले उस फ्रेमवर्क को समझना होगा जिस पर हमारे दिमाग की पूरी प्रोग्रामिंग टिकी है। देखिए, इन दस्तावेजों में डैनियल काहनमैन के विचारों का जिक्र है, जिसके आधार पर हमारे दिमाग को दो हिस्सों में बांटा गया है, फास्ट ब्रेन और स्लो ब्रेन। तो ये फास्ट ब्रेन क्या है? हमारा जो फास्ट ब्रेन है ना, वो विकासात्मक रूप से हमारी सुरक्षा के लिए बना है। ये पूरी तरह से भावनाओं पर चलता है। मतलब जब हमें डर लगता है या गुस्सा आता है, हाँ, या अपनी पहचान पर गर्व महसूस होता है, तो ये फास्ट ब्रेन तुरंत एक्शन लेता है, बिना सोचे, बिना समय गवाए। और दूसरी तरफ हमारा स्लो ब्रेन है। बिल्कुल, जो तार्किक है, विश्लेषणात्मक है, ये तथ्यों को देखता है, डेटा की तुलना करता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो क्या? ये बहुत ऊर्जा लेता है और काम करने में धीमा है। तो यही वो बिंदु है जहां से राजनीतिक मनोविज्ञान या पॉलिटिकल साइकोलॉजी का पूरा खेल शुरू होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। चुनाव अभियानों की सबसे पहली कोशिश यही होती है कि किसी भी तरह से इस तार्किक और सवाल पूछने वाले स्लो ब्रेन को सुला दिया जाए, ताकि लोग सवाल ना पूछें। हाँ, वे सीधे हमारे फास्ट ब्रेन को निशाना बनाते हैं, क्योंकि वहां से तुरंत और बिना सवाल किए प्रतिक्रिया मिलती है। नोट्स में इसे डर का व्यापार या फियर पॉलिटिक्स कहा गया है। मतलब हमारा फास्ट ब्रेन किसी भी सकारात्मक खबर की तुलना में खतरे को लेकर सबसे ज्यादा चौकन्ना रहता है। अगर हम इसके पीछे का विज्ञान देखें, तो इंसान का दिमाग खतरों को पहचानने के लिए ही डिजाइन हुआ है। प्राचीन काल में जो इंसान खतरे को नजरअंदाज करता था, वो जिंदा नहीं बचता था। तो आज के रणनीतिकार इसी बात का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, वे बड़ी चालाकी से एक दुश्मन खड़ा करते हैं। ये दुश्मन कोई पड़ोसी देश हो सकता है, कोई विशेष समुदाय या कोई पुरानी विचारधारा। और जैसे ही किसी वोटर के मन में ये बात बैठ जाती है कि उसकी पहचान खतरे में है, उसका लॉजिक वाला स्लो ब्रेन शट डाउन हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। फिर कोई ये नहीं देखता कि अर्थव्यवस्था के आंकड़े क्या कह रहे हैं। लोग बस ये देखते हैं कि उन्हें इस काल्पनिक खतरे से कौन बचा सकता है। वे एक रक्षक की तलाश में लग जाते हैं। और इसी डर के साथ एक और हथियार का इस्तेमाल होता है, जिसे आइडेंटिटी मोबिलाइजेशन यानी पहचान की लामबंदी कहते हैं। क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से समूहों में रहने वाला प्राणी है। हाँ, आज के समय में हमारे समूह हमारी जाति, हमारा धर्म या हमारी भाषा बन गए हैं। राजनीतिक रणनीतियां इस समूहवादी पहचान को इतनी गहराई से जगाती हैं कि वोट देने का आधार काम नहीं होता, बल्कि उस समूह के प्रति आपकी वफादारी बन जाता है। बिल्कुल, ये फास्ट ब्रेन का एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट है। मतलब अगर आप मेरे समूह के हैं, तो मुझे आपका मैनिफेस्टो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरी ग्रुप लॉयल्टी मेरे लॉजिक पर भारी पड़ जाती है। सही बात है, लेकिन अगर डर इंसान को एक जगह रोक देता है, तो उसे वोटिंग बूथ तक ले जाने के लिए कुछ और चाहिए। हाँ, क्योंकि डर से तो इंसान छुपता है, तो बूथ तक कौन ले जाता है? यही काम आता है गुस्सा। दस्तावेजों में गुस्से की लामबंदी को फास्ट ब्रेन के दूसरे सबसे बड़े शोषण के रूप में बताया गया है। डर आपको सुरक्षा खोजने पर मजबूर करता है, लेकिन गुस्सा आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है। एकदम सही। राजनीतिक कैंपेन्स में पुरानी शिकायतों को खुरेदा जाता है और विरोधियों को पूरी तरह से राक्षस या विलन बना दिया जाता है, ताकि वोटर घर पर आराम ना करें। हाँ, जब कोई वोटर गुस्से में होता है, तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए पोलिंग बूथ तक जाता है। इसीलिए गुस्से वाले नैरेटिव से वोटिंग टर्नआउट हमेशा बढ़ता है। और इस गुस्से को दिशा देने के लिए हम बनाम वो की कहानी गढ़ी जाती है। अगर हम इस रणनीति के माकियावेलियन एंगल को समझें, तो ये सीधा सीधा बांटो और राज करो की नीति है। इस नीति के पीछे का तर्क बहुत ही निर्मम है।
सोचिए अगर सारे वोटर्स एक होकर सोचने लगें तो वे क्या मांगेंगे? वे रोजगार मांगेंगे, अच्छी सड़कें मांगेंगे। लेकिन अगर उन्हें हम बनाम वो के जाल में फंसाकर आपस में ही लड़ा दिया जाए तो वे एक दूसरे को नीचा दिखाने में बिजी रहेंगे। और नेता एकदम सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि कोई उससे उसके काम का हिसाब नहीं मांग रहा। बिल्कुल, ये फास्ट ब्रेन का सबसे खतरनाक इस्तेमाल है। ये तो सच में चिंताजनक है कि कैसे असली मुद्दों को चर्चा से बाहर कर दिया जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस हैकिंग से बचा कैसे जाए? हमारा स्लो ब्रेन हमारा बचाव कैसे कर सकता है? इस हेरफेर को तोड़ने का सबसे पहला कदम ये स्वीकार करना है कि चुनाव अभियानों का लक्ष्य आपको एक सोचने वाले इंसान से बदलकर एक अंधा समर्थक बनाना होता है। क्योंकि एक समर्थक कभी अपने पार्टी या नेता पर सवाल नहीं उठाता। बिल्कुल, वो सिर्फ उनका बचाव करता है, जबकि एक सोचने वाला इंसान हर दावे का मूल्यांकन करता है। इसीलिए नोट्स में स्लो ब्रेन को जगाने के लिए 5 सवालों का एक बहुत ही मजबूत डिफेंस सिस्टम दिया गया है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चुनाव से ठीक 10 दिन पहले आपके फोन पर एक वीडियो आता है जिसमें दावा है कि एक खास समुदाय आपकी नौकरियां छीन रहा है। और अगर आपने फला नेता को वोट नहीं दिया तो आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। तो यहाँ स्लो ब्रेन का पहला सवाल लगाइए, क्या ये जानकारी सत्यापित है? क्या इसका कोई विश्वसनीय स्रोत है या सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड है? फिर दूसरा सवाल पूछें, क्या मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाया जा रहा है? अगर मैसेज से नफरत पैदा हो रही है तो समझ लीजिए आपके फास्ट ब्रेन को हैक किया जा चुका है। तीसरा सवाल, क्या ये मुद्दा स्थानीय विकास से जुड़ा है? क्या इस बहस से मेरे मोहल्ले के स्कूल या सड़कें बेहतर होंगी? अगर जवाब ना है तो मुद्दा बेकार है। चौथा सवाल, क्या इस दावे के कोई पुख्ता सबूत हैं? और पांचवा सबसे जरूरी सवाल, इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? जिस भावना में बहकर मैं आज वोट दे रही हूँ, क्या वो भावना अगले 5 साल तक मेरे बच्चों को रोजगार दे पाएगी? यही वो इमोशन बनाम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। डर का वोट एक शॉर्ट टर्म फैसला है, जबकि काम पर दिया गया वोट लॉन्ग टर्म विकास लाता है। और इन सवालों को प्रोसेस करने के लिए हमें बस एक काम करना होता है, रुकना। किसी भी मैसेज पर तुरंत रिएक्ट करने से पहले पॉज लेना। लेकिन डिजिटल युग और सोशल मीडिया हमें ये पॉज लेने ही नहीं देते। बिल्कुल नहीं देते। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम इस आग में घी डालने का काम करते हैं। जब आप फेसबुक या यूट्यूब खोलते हैं तो आपको पूरी दुनिया की जानकारी नहीं मिल रही होती। आपको सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जो आप देखना चाहते हैं। और इसी से इको चेम्बर इफेक्ट जन्म लेता है। इसे मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अगर आपका झुकाव किसी एक दल की तरफ है तो एल्गोरिदम आपको लगातार उसी दल की तारीफ वाले पोस्ट दिखाएगा। आप एक डिजिटल बुलबुले में कैद हो जाते हैं जहां आपको लगता है कि पूरा देश वैसा ही सोच रहा है। सोशल मीडिया कंपनियों को पता है कि चौंकाने वाला कंटेंट ज्यादा शेयर होता है, इसलिए वे फास्ट ब्रेन को खुराक देते रहते हैं। इस इको चेम्बर से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी इंफॉर्मेशन डाइट को कंट्रोल करना। जैसे हम जंक फूड खाने से बचते हैं, वैसे ही जंक इन्फॉर्मेशन को रोकना होगा। हमें डेटा और डर के बीच फर्क करना सीखना होगा कि फैसला ठोस आंकड़े से आ रहा है या डराने वाले नैरेटिव से। और इस जंक इन्फॉर्मेशन का केंद्र आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। चुनाव आते ही मॉर्फ्ड वीडियोस और फेक न्यूज की बाढ़ आ जाती है। इसीलिए नियम है, हर मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले कम से कम 2 बार फैक्ट चेक करें, वरना हम बिना वेतन के इसी युद्ध के सिपाही बन जाएंगे। डिजिटल दुनिया से बाहर निकलें तो जमीन पर भी एक जाल बिछाया जाता है। हाँ, मुफ्त की चीजों का जाल, जिसे रेसिप्रोसिटी सिद्धांत या मुफ्त की चीजों का अपराध बोध कहते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे कोई रिश्तेदार आपको जबरदस्ती महंगा गिफ्ट दे दे और आप जिंदगी भर एहसान चुकाते रहें। राजनीति में इस गिफ्ट की कीमत हमारा वोट होती है। चुनाव से ठीक पहले मुफ्त राशन या पैसे बांटना इसी अपराध बोध को जगाता है। जब हमें कुछ मुफ्त मिलता है तो अंदर एक गिल्ट पैदा होता है कि वफादारी दिखानी होगी। इसे नमक का हक अदा करना कहते हैं। और यही स्लो ब्रेन हार मान लेता है। वो ये नहीं सोच पाता कि जो मिल रहा है वो टैक्स पेयर्स के ही पैसों से आ रहा है। इस जाल से बचने का तरीका यही है कि इसे एहसान ना माने, बल्कि वोट हासिल करने का एक ट्रैप समझे। फास्ट ब्रेन के शोषण का एक और खतरनाक रूप है दम मसीहा कॉम्प्लेक्स। आजकल पीआर एजेंसियां किसी नेता को सिर्फ राजनेता नहीं रखती, वे उसे कल्ट या भगवान बना देती हैं। और तब वोटर नागरिक नहीं, भक्त बन जाता है। और भक्त कभी भगवान से पॉलिसी पर सवाल नहीं पूछता। लोकतंत्र के लिए ये अल्टीमेट स्लो ब्रेन शटडाउन है। फास्ट ब्रेन को एक रक्षक चाहिए जो कहे मैं सब ठीक कर दूंगा। जब नेता मसीहा बन जाता है तो उसकी नीतियां जांच से बाहर हो जाती हैं, उसकी गलतियां भी मास्टर स्ट्रोक लगने लगती हैं। और इस छवि को सच साबित करने के लिए बॉट आर्मी का इस्तेमाल होता है। लाखों फेक अकाउंट्स एक ही हैशटैग ट्रेंड कराते हैं,
आम इंसान को लगता है बड़ी क्रांति हो रही है। इसे मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट कहते हैं, मशीनरी के जरिए झूठी सहमति तैयार करना। और ये बैंडवैगन इफेक्ट को जन्म देता है, मतलब हवा का रुख। इंसान अकेले पड़ने से डरता है, वो उस उम्मीदवार को वोट देना चाहता है जो जीतता हुआ दिख रहा हो। झूठे ओपिनियन पोल से माहौल बनता है और समझदार वोटर्स भी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए अपना लॉजिक छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये सब काम नहीं करता तब क्या होता है? तब ध्यान भटकाने की रणनीति आती है, जिसे डिफ्लेक्शन स्ट्रेटेजी कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था या इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठते हैं तो अचानक कोई विवादास्पद भाषण दे दिया जाता है और अगले ही दिन सब असली मुद्दों को भूलकर उस भावना पर बहस करने लगते हैं। ये एक धुएं के बम की तरह है। क्योंकि विवाद फिर से फास्ट ब्रेन को ट्रिगर करता है और स्लो ब्रेन को आंकड़े समझने का मौका ही नहीं मिलता। तो आज के विश्लेषण का सार यही है कि चुनाव के समय नीतियां पीछे छूट जाती हैं और भावनाएं ड्राइविंग सीट पर होती हैं। स्मार्ट वोटर वही है जो हर मैसेज को देखकर रोके और पूछे, ये जानकारी है या मुझे हैक करने का तरीका? हमें सपोर्टर बनने से पहले एक थिंकर बनना होगा। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो शायद रिसर्च में ना हो। वो क्या? सोचिए, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, मशीनें सील हो जाती हैं, तब भी इस फास्ट ब्रेन मैनिपुलेशन का जो असर हमारे दिमाग पर हुआ है, उसका क्या होता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। हमारे रिश्तों में, दोस्तों के साथ बहसों में और हमारे मानसिक स्वास्थ्य में जो नफरत और गुस्से का जहर घुल चुका होता है, क्या वो रातों रात गायब हो जाता है? बिल्कुल नहीं, वो असर छोड़ जाता है। क्या हम कभी उस इको चैम्बर से पूरी तरह बाहर आ पाते हैं, या ये हाइकिंग हमें हमेशा के लिए बदल देती है? इस पर हर वोटर को जरूर सोचना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहिए, अपने स्लो ब्रेन को एक्टिव रखिए और सही सवाल पूछते रहिए। मिलते हैं अगली बार एक नए विश्लेषण के साथ।